हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज है हमारा चंद्रवंश का ये चौथा टॉपिक। तो दोस्तों, इससे पहले हमने चंद्रवंश के बारे में 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, हमने लास्ट चंद्रवंश के जो तीसरे टॉपिक में उसमें हमने बात की थी लक्ष्मी चंद से लेकर उद्योग चंद तक। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चौथे टॉपिक में ज्ञान चंद से लेकर हमारा चंद्रवंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद तक आज हम इसमें पढ़ेंगे। और चंद्रवंश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं दोस्तों हम आज ज्ञानचंद से। तो दोस्तों, जो ज्ञानचंद का शासनकाल था वो 1698 से 1708 ईस्वी तक क्या रहे थे, ज्ञानचंद गद्दी पे रहे थे। 1699 ईस्वी में ज्ञानचंद ने बदाणगढ़ पर विजय प्राप्त की थी। तो ज्ञानचंद ने बदाणगढ़ यानी कि गढ़वाल पर कब विजय प्राप्त की थी? 1699 ईस्वी में। अगला है हमारा ज्ञानचंद बदाणगढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा अपने साथ लाए और उसने अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर पर स्थापित किया था, जो नंदा की स्वर्ण प्रतिमा लाए थे। तो दोस्तों, क्वेश्चन बनता है कि गढ़वाल से नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति किस राजा द्वारा लाई गई? तो ये चंद शासक ज्ञानचंद द्वारा लाई गई। तो दोस्तों, हमने कल पढ़ा था बाज बहादुर चंद के बारे में। वो गढ़वाल विजय के रूप में क्या लाते हैं? नंदा देवी की मूर्ति लाते हैं। और स्वर्ण प्रतिमा किसके द्वारा लाई जाती है? ज्ञानचंद के द्वारा। और खाली यानी कि बिना यानी कि खाली नंदा देवी की मूर्ति कौन लाते हैं? तो बाज बहादुर चंद लाते हैं। अगला है हमारा ज्ञानचंद के समय गढ़वाल का राजा फतेह शाह ने चंद राज्य के पाली परगने को लूटा था। तो ज्ञानचंद के समय गढ़वाल का राजा कौन था? फतेह शाह था। उसने कुमाऊं का क्या लूटा था? पाली परगने को लूटा था फतेह शाह ने। 1704 ईस्वी में ज्ञानचंद ने डोटी पर अभियान किया था। दोस्तों, और चंदों की तरह भी ज्ञानचंद ने डोटी यानी कि नेपाल पर कब विजय प्राप्त की थी? 1704 ईस्वी में। अगला है हमारा 1703 ईस्वी में दुधौली का युद्ध पवार सेना व ज्ञानचंद के बीच हुआ था। तो दोस्तों, दुधौली का युद्ध अलग बुकों में अलग अलग दिया है। किसी बुक में 1703 और किसी बुक में 1705 भी दिया है दुधौली का युद्ध। तो दुधौली का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? पवार सेना और ज्ञानचंद के मध्य हुआ था दुधौली का युद्ध। ज्ञानचंद ने कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की थी। तो कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना किस चंद शासक द्वारा की गई थी? तो ज्ञानचंद के द्वारा की गई थी। अगला है हमारा ज्ञानचंद ने तराई बाबर क्षेत्र में आम के बगीचे लगवाए थे। यानी कि किस शासक द्वारा तराई बाबर में आम के बगीचे लगवाए गए? तो ज्ञानचंद के द्वारा लगवाए गए थे। तो दोस्तों, हमने कल पढ़ा था जो बाग लगाने की शुरुआत हुई थी, यानी कि जो बाग लगाने की शुरुआत, बाग बगीचे लगवाने की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? लक्ष्मी चंद द्वारा की गई थी बाग बगीचे लगवाने की शुरुआत। तो दोस्तों, अगला है हमारा जगत चंद। तो दोस्तों, पढ़ते हैं हम जगत चंद के बारे में। तो जो जगत चंद का शासनकाल था वो 1708 से 1720 ईस्वी तक था जगत चंद का कार्यकाल। तो इसके काल का चंद्रवंश या कुमाऊं का स्वर्णकाल माना जाता है। तो जगत चंद का जो शासनकाल था उसको चंद्रवंश या कुमाऊं का क्या माना जाता है? स्वर्णकाल माना जाता है। पूछा जा सकता है कि कुमाऊं या चंद्रवंश का स्वर्णकाल किस चंद शासक के काल को कहा जाता है? तो जगत चंद के शासनकाल को कहा जाता है। तराई से 9 लाख की आय जगत चंद के समय ही होती थी। जो तराई बाबर था, हमारा तराई क्षेत्र था, तो किस चंद शासक के समय 9 लाख की आय होती थी? तो वो होती थी जगत चंद के शासनकाल में। अगला है हमारा श्रीनगर में जगत चंद व फतेह शाह के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें गढ़ नरेश देहरादून भागा था। तो श्रीनगर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? जगत चंद व फतेह शाह के मध्य हुआ था हमारा श्रीनगर का युद्ध, जिसमें फतेह शाह भागकर कहाँ गए थे? देहरादून भाग गए थे हमारे फतेह शाह। अगला है जगत चंद ने मुगल बहादुर शाह की कीमती पहाड़ी चीजें भेंट की थी। तो जगत चंद ने भी और चंद शासकों की तरह क्या किया था? मुगल बादशाह किससे मिले थे? वो बहादुर शाह से मिले थे और कीमती पहाड़ी चीजों की भेंट की थी जगत चंद ने बहादुर शाह को। जगत चंद ने जुआरियों पर कर लगाया था। तो किस चंद शासक द्वारा जुआरियों पर कर लगाया गया था? जगत चंद द्वारा। जगत चंद की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी। तो जगत चंद की मृत्यु किसके कारण हुई थी? चेचक के कारण हुई थी जगत चंद की मृत्यु। अगला है दोस्तों हमारा 1720 ईस्वी में जगत चंद की मृत्यु के बाद देवी चंद गद्दी पर बैठा था। तो जगत चंद की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा था? देवी चंद गद्दी पर बैठे थे। तो यानी कि चंद्रवंश का अवनति काल किसे कहा जाता है? तो 1720 ईस्वी को कहा जाता है चंद्रवंश का अवनति काल, जब किसकी मृत्यु हो जाती है? जगत चंद की मृत्यु हो जाती है।
देवी चंद को कुमाऊं का तुगलक कहा जाता है। तो देवी चंद को क्या कहा जाता है? कुमाऊं का तुगलक कहा जाता है। तो कहा जाता है कि देवी चंद ने तुगलक बनने के चक्कर में कहीं पैसा क्या किया था? दान में दे दिया था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो महेंद्र चंद था। तो चंद वंश का कौन था अंतिम शासक? महेंद्र चंद था, जो 1790 ईस्वी में गोरखाओं से हार गए थे हमारे महेंद्र चंद। अगला है हमारा कल्याण चंद चतुर्थ के समय 1743 से 45 ईस्वी को कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण हुआ था। तो कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण कब हुआ था? 1743 से 45 में। और किस चंद शासक के समय? तो कल्याण चंद चतुर्थ के समय हुआ था रोहिलों का आक्रमण। और सन पूछेंगे तो 1743 से 1745 में। कल्याण चंद ने अल्मोड़ा में चौमहल बनवाया था। तो किस चंद शासक द्वारा अल्मोड़ा में चौमहल बनाया गया? तो कल्याण चंद के द्वारा बनाया गया था अल्मोड़ा में चौमहल। अगला है हमारा 1743 ईस्वी में रुहेलखंड या कटेहर के सरदार अली मोहम्मद खान ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। तो सरदार जो अली मोहम्मद खान थे, उन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण कब किया था? 1743 में। तो यानी कि 1743 में किसका शासन था? कल्याण चंद का शासन था। गंगोली व दानपुर पर कब्जा बालो कल्याण चंद के समय हुआ था। तो गंगोली और दानपुर पर कब्जा किसके समय हुआ था? कल्याण चंद के समय किया था। अगला है हमारा चंद राज्य में पवार शासक के आक्रमण में हर्षदेव जोशी ने सहायता की। तो जो चंद राज्य में पवार शासकों ने आक्रमण किया था, उसमें सहायता किसने की थी? तो हर्षदेव जोशी ने की थी। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं चंद वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है हमारा मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय सोमचंद कुमाऊं आए थे। तो सोमचंद किसके आक्रमण के समय कुमाऊं आए थे? तो मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय सोमचंद कहाँ आए थे? कुमाऊं आए थे। अगला है हमारा लक्ष्मी चंद का उपनाम। तो लक्ष्मी चंद का उपनाम क्या था? लखुली बिराली था। यानी कि लक्ष्मी चंद का उपनाम हो गया लखुली बिराली। कत्यूरी राजाओं की उपाधि क्या थी? तो रजबार थी। तो कत्यूरी राजाओं की दोस्तों उपाधि होगी रजबार। अगला है हमारा चंदों के राजकुमार अपने नाम के पहले कुंवर व गुसाई लगाते थे। तो जो चंदों के राजा होते थे अपने आगे क्या लगाते थे? कुंवर या गुसाई लगवाते थे। तो पूछ सकता है कि चंदों के जो राजकुमार है अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? तो कुंवर व गुसाई लगाते थे। ताम्रपत्रों के लेखक जोशी होते थे। जो ताम्रपत्र होते थे उनके लेखक कौन होते थे? जोशी होते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? जिन्हें जोशी कहा जाता था। तो ताम्रपत्रों के लेखक हो गए जोशी, और जिन्हें क्या कहा जाता था? जोशी कहा जाता था। अगला है हमारा चंदों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत थी, जो काली व चंपावती नदी के तट पर स्थित है। तो चंदों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? चंपावत थी, जो किन दो नदियों के संगम पर है? तो काली व चंपावती नदी के संगम पर स्थित है हमारी चंदों की राजधानी चंपावत। चंदों की दूसरी राजधानी अल्मोड़ा या आलमनगर में कोसी नदी के तट पर स्थित है। तो चंदों की दूसरी राजधानी होगी अल्मोड़ा। तो ये अल्मोड़ा चंदों की दूसरी राजधानी यानी कि चंपावत से अल्मोड़ा किस राजा द्वारा हस्तांतरित की गई थी? तो ये कल्याण चंद द्वारा की गई थी। यानी कि बालो कल्याण चंद द्वारा अल्मोड़ा में हस्तांतरित की गई थी। और ये किस नदी के तट पर है? तो कोसी नदी के तट पर स्थित है। ताम्रपत्रों के अनुसार राजधानी के लिए राजगंगा शब्द प्रयोग किया गया है। तो जो चंदों के ताम्रपत्र है उनके अनुसार राजधानी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो राजगंगा शब्द का प्रयोग किया गया है। चंद राजा राजमहल को चौमहल कहते थे। तो चंद राजा क्या कहते थे? राजमहल को क्या कहते थे? चौमहल कहते थे। तो चंद राजा राजमहल को क्या कहा करते थे? चौमहल कहा करते थे। और जो चौमहल किसके द्वारा बनाया गया था? तो कल्याण चंद द्वारा बनाया गया था अल्मोड़ा में चौमहल। देवी सिंह के समय देवीपुर राजधानी थी। तो चंद्रवंश देवी के समय जो उनकी राजधानी कहाँ थी? देवीपुर थी। चंद राजाओं के सेनापति को बख्शी कहा जाता था। तो जो चंद राजाओं के क्या होते थे? सेनापति होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? बख्शी कहा जाता था। चंदों के समय जो परामर्शदात्री मेहरा व फटयाल होते थे। तो चंदों के समय जो परामर्शदात्री कौन होते थे? तो मेहरा व फटयाल हुआ करते थे। कल्याण चंद्र के समय बलीराम चौधरी लेखक थे। तो जो कल्याण चंद के समय उनके लेखक कौन थे? तो बलीराम चौधरी थे कल्याण चंद के समय लेखक। अगला है हमारा राजा के परामर्शदाताओं को ताम्रपत्र में पौरी 15 विश्वा कहा गया। तो जो राजाओं के परामर्शदात्री कौन थे? हमारे मेहरा व फटयाल थे। उन्हें ताम्रपत्र में क्या कहा गया? तो
पौरी 15-20वां कहा गया है। सामंतों को ठाकुर भी कहा जाता था। तो जो चंद वंश के ठाकुर यानी कि सेनापति होते थे उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ठक्कुर शब्द का प्रयोग किया गया है। शासन की सबसे छोटी इकाई परगना या गर्के होती थी। तो जो चंद वंश में शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी उसे किस नाम से जाना जाता था? तो परगना व गर्के नाम से भी जाना जाता था। नागरिक परगने के अधिकारी को सिकदार कहा जाता था और वहीं नागरिक परगने के अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो सिकदार नाम से जाना जाता था। अगला है हमारा चंद व मुगलों के संबंध का वर्णन हमें मिलता है। तो किस किस से मिलता है? जहांगीर नामा और शाहनामा से मिलता है। तो दोस्तों पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चंदों और मुगलों का संबंध किस बुक से हमें प्राप्त होता है? तो जहांगीर नामा और शाहनामा से प्राप्त होता है। कल्याण चंद्रोदयम की रचना किसने की थी? कवि शिव द्वारा हुई थी। कल्याण चंद्रोदयम की रचना किसके द्वारा हुई? कवि शिव के द्वारा। पक्षी आकेट पर राजा रूपचंद द्वारा लिखित ग्रंथ। तो रूपचंद द्वारा लिखित ग्रंथ होगी सैनिक शास्त्र। तो ये किस पर आधारित थी? तो पक्षी आकेट पर थी सैनिक शास्त्र। नेपाल में धर्म प्रचारक किस संत द्वारा किया गया? तो ये किया गया था गोरखनाथ द्वारा। तो नेपाल में जो धर्म प्रचारक किस संत द्वारा किया गया था? गोरखनाथ द्वारा किया गया था। तो दोस्तों जो गोरखनाथ के अनुयायी थे वो थे हमारे अजयपाल। तो पहला था हमारा अजयपाल, दूसरा था हमारा भृतहरि और तीसरा था गोपीचंद। तो ये हमारे गोरखनाथ के अनुयायी थे अजयपाल, भृतहरि और गोपीचंद। अल्मोड़ा में घर घर पूजा जाने वाला प्रसिद्ध देवता था गंगनाथ। तो जो अल्मोड़ा में घर घर पूजा जाने वाला प्रसिद्ध देवता हो गया गंगनाथ। अगला है हमारा फकीर चंद का मूल कहाँ के थे? तो फकीर चंद जो मूल थे वो नेपाल के थे। तो फकीर चंद कहाँ के रहने वाले थे? नेपाल के रहने वाले थे। किस ताम्रपत्रों में चंदों के करों का उल्लेख मिलता है? तो मूनाकोट ताम्रपत्र में चंदों के करों का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो चंदों का करों का उल्लेख किस ताम्रपत्र में है? तो ये मूनाकोट ताम्रपत्र में है चंदों के करों का उल्लेख। चंद काल में कुल कर कितने थे? तो ये थे 36 कर। तो चंदों के काल में कुल कितने कर थे? 36 कर थे। चंद काल में कुख्यात जो कारागार था वो सीराकोट यानी कि डीडीहाट में था। जो चंदों के समय कुख्यात कारागार सीरा डीडीहाट में पिथौरागढ़ में ये स्थित है। कुमाऊं का विक्रमादित्य कहा जाता है। तो कुमाऊं का विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? तो देवी चंद को कहा जाता है कुमाऊं का विक्रमादित्य। तो चंदों का जो चंद काल का अवनति काल कब प्रारंभ हुआ? तो 1720 में। तो 1720 में जब जगत चंद की मृत्यु हो जाती है तो तब क्या होता है? चंदों की अवनति काल का प्रारंभ होता है। एक अदाली बराबर कितना होता था? तो 8 नाले होता था एक अदाली बराबर। नेपाली भाषा कौन सी है? तो नेपाल में जो भाषा बोली जाती है वो नेवारी व खसकुरी बोली जाती है। तो नेवारी व खसकुरी किसकी भाषा होगी? नेपाल की भाषा होगी नेवारी और खसकुरी। जूला व सिरती नामक कर लगाने का श्रेय लक्ष्मी चंद को जाता है। तो जूला और जो सिरती कर लगाने का श्रेय किसे जाता है? लक्ष्मी चंद को जाता है। थल में शिव मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है? तो जो थल यानी कि पिथौरागढ़ में शिव मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है? तो रुद्रचंद के द्वारा बनाया गया था थल में शिव मंदिर। तो दोस्तों अगला है हमारा किस पुस्तक में थोर चंद का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है किंगडम ऑफ नेपाल। तो दोस्तों ये किंगडम ऑफ नेपाल बुक जो नेपाल बुक लिखी है वो लिखी थी हमारी फ्रांसिस हैमिल्टन ने ये बुक लिखी थी। किसने लिखी थी? फ्रांसिस हैमिल्टन ने बुक लिखी थी किंगडम ऑफ नेपाल। अगला है हमारा चंद वंश का सबसे पुरातन अभिलेख 1317 ईस्वी में राजा अभय चंद ने उत्कीर्ण किया था। तो चंद वंश का सबसे पुराना अभिलेख किसका हो गया? अभय चंद का। और ये कब का है? 1317 ईस्वी का अभिलेख है। तो चंद वंश का सबसे पुराना अभिलेख किसका हो गया? अभय चंद का। और ये कब लिखा गया था? तो 1317 ईस्वी में इसको उत्कीर्ण यानी कि लिखा गया था। अगला है हमारा 2 बार गद्दी पर बैठने वाला चंद शासक मोहन चंद था। तो 2 बार गद्दी में बैठने वाला चंद शासक कौन हो गया? मोहन चंद हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। तो दोस्तों हमारे जो चंद वंश के राजा थे उनके बारे में आज ये इतना हमने यानी कि चंद वंश के हमारे जितने भी चंद राजा थे उनको हमने 4 वीडियो में पूरा कर दिया है और कुछ इंपोर्टेंट चंद वंश के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया था। तो दोस्तों हम अगली वीडियो में चंद के करों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।